जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस के जो चैप्टर 2 है उसके अभ्यास के प्रश्नों उत्तर। ठीक है, अभ्यास में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो पार्ट के अंदर वाला क्वेश्चन था उसको सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं अंदर वाला। क्या बोल रहा है पहला में कि निम्नलिखित को अलग करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। जो नीचे दिया गया है उसको अलग करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे वो बोल रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या बोल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से अलग करने में। सोडियम क्लोराइड है को सोडियम क्लोराइड जैसे NaCl है, तो उसमें से जल के विलयन को हम लोग अलग करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे। सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, कौन सा विधि, सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा। ठीक, अगला क्या बोल रहा है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग करने में किसका प्रयोग करेंगे। तो किसका प्रयोग करेंगे, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है। किसका, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से। ठीक है, कौन सा विधि, ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक, अगला सी नंबर क्या बोल रहा है, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से अलग करने में। तो धातु के छोटे टुकड़े को कार इंजन ऑयल से निस्पंदन विधि द्वारा हम पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कौन सा विधि, निस्पंदन विधि। ठीक है, दही से मक्खन निकालने के लिए, तो दही से मक्खन निकालने के लिए जो है वो अपकेंद्रीकरण यंत्र विधि का प्रयोग जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, जल से तेल निकालने के लिए, जल से तेल निकालने के लिए जो है वो हम पृथक्करण कीप विधि का, किसका, पृथक्करण कीप विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चाय की पत्तियों को अलग करने में किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए भौतिक क्रिया जैसे फटकन विधि से अलग किया जा सकता है। बालू से लोहे की पिनों को अलग करने में किसका प्रयोग करेंगे हम लोग। तो बालू से लोहे की पिनों को अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कितना क्वेश्चन दिया गया है यार, इसमें जे तक दिया गया है, कितना तक, जे तक। आगे क्या बोल रहा है, पानी में तैरते हुए अच्छा भूसे से गेहूं के दानों को अलग करने में। तो भूसे से गेहूं के दानों को अलग करने के लिए भौतिक विधि अपकेंद्रण के द्वारा या छन्नी से छानकर या फटकना विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए क्या करेंगे हम लोग। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी से अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण या भारण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या बोल रहा है, पुष्प की पखुड़ियों के निचोड़ से भिन्न भिन्न रंजकों को पृथक करने में किसका प्रयोग करेंगे, किसका, क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग, क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्या, ऑप्शन नंबर 2, चाय तैयार करने के लिए आप चरणों का करेंगे। कुछ ऑप्शन दे दिया गया है यहाँ पे, तो कौन सा का प्रयोग करेंगे, विलायक, विलय, घुलना, अघुलनशील, विलयन, घुलय तथा अवशेष। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तापमान केल्विन में जो है दिया गया है। तीसरा का क्या बोल रहा है, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। तो इसका ए नंबर जो है वो क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या बोल रहा है। 50 ग्राम जल में, किसमें, 50 ग्राम जल में क्या बोल रहा है, 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के लिए हमें 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। कितनी, 31 ग्राम। ठीक है, उसके बाद बी नंबर में क्या बोल रहा है कि प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। ठीक है, जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी। तो प्रज्ञा ने अवलोकन किया कि पोटेशियम क्लोराइड विलयन को ठंडा करने पर
पोटेशियम क्लोराइड नीचे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, क्या बोल रही है कि पोटेशियम क्लोराइड विलयन को जब ठंडा करते हैं ना तो पोटेशियम क्लोराइड जो है वो नीचे इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, कम ताप पर विलयन की घुलनशीलता कम होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता जो है का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? तो उत्तर क्या लिखेंगे? 293 केल्विन सोडियम क्लोराइड की घुलनशीलता 36, पोटेशियम क्लोराइड की घुलनशीलता 35 और अमोनियम क्लोराइड की घुलनशीलता 37 है। इस तापमान पर अमोनियम क्लोराइड लवण की घुलनशीलता सबसे अधिक होगी। यह हो गया। अगला क्या बोल रहा है इसमें? अगला क्या बोल रहा है? तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अलग अलग तापमान पर लवण की घुलनशीलता घटती बढ़ती रहती है। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलेय की क्षमता होती है। ठीक है, आप 4 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। संतृप्त विलयन है, शुद्ध पदार्थ है, निलंबन, कोलाइड, संतृप्त विलयन। इस चारों के बारे में जो है वो क्या लिखना है? नोट्स लिखना है। ठीक है, इसके बारे में व्याख्या करना है। तो संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? तो दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, ध्यान से सुनना, यदि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। इसमें जो अधिक मात्रा डाली जाएगी वह ठोस के रूप में बर्तन की तली में बैठ जाएगी। उदाहरण के लिए जल में किसी निश्चित ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की घोली गई मात्राएं। शुद्ध पदार्थ क्या है? ये तो मैंने अभी बताया कि शुद्ध पदार्थ जो है पिछले क्लास में एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। फिर भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, ये मैंने बताया अभी। जैसे चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखती है और इसका यौगिक समान रहता है। ठीक है, अगला बार क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? कोलाइड। कोलाइड के बारे में लिखना है। कोलाइड किसी वास्तविक विलयन एवं निलंबन के बीच की स्थिति होती है। ना तो यह वास्तविक विलयन होता है और ना निलंबन, अर्थात ना तो इसमें विलय के कण द्रव में पूरी तरह घुलते हैं और ना इस प्रकार निलंबित रहते हैं कि हिलाने पर तली में बैठ जाएं। कोलाइड में ठोस कणों का आकार 10⁻⁻9 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर के बीच होता है। ठीक है, क्लोराइड में द्रव माध्यम परीक्षण क्या लिखा हुआ है? परिक्षेपण माध्यम कहलाता है तथा घुले हुए कण परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाते हैं। उदाहरण दूध, रक्त, लिखने वाली स्याही तथा साबुन के झाग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला किसके बारे में लिखने के लिए बोला है? अगला में जो है वो निलंबन के बारे में बोला है। किसके बारे में बोला है? निलंबन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो निलंबन के बारे में हम लोग लिख देंगे, यह किसी ठोस का किसी द्रव में विसमांगी मिश्रण होता है। निलंबन उस समय बनता है जबकि कोई ठोस किसी द्रव में ना घुलकर उसके छोटे छोटे कण द्रव में निलंबित रहते हैं। ठीक है, यदि इस प्रकार के मिश्रण को बिना हिलाए छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे ठोस के कण गुरुत्व बल के कारण बर्तन की तली में बैठ जाएंगे। इसमें विलय कणों का आकार 10⁻⁻6 मीटर से अधिक होता है तथा वह दिए गए पदार्थ में घुलनशील नहीं होते तथा ठोस के कण द्रव में निलंबित रहते हैं। ठोसों को निलंबित होने का निलंबन कहते हैं। उदाहरण मिट्टी मिला पानी निलंबन का ही उदाहरण है। आ गया समझ में? आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ये बस डिटो ऐसे ही छाप देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विसमांगी मिश्रणों को वर्गीकृत करना है। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है? सोडा, जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई। तो लिखना है समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। ठीक है, तो समांगी मिश्रण सोडा, जल,
बर्फ, मिट्टी, ये सब क्या हो जाएगा समांगी मिश्रण, अरबी समांगी मिश्रण, लकड़ी, वायु, छनी हुई चाय, सिरका। ठीक है, जो नहीं घुलेगा। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शुद्ध जल रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन होता है। यह वायु युक्त यानी ऑक्सीजन युक्त होता है। यह चमकीला, पारदर्शी होता है। इसमें खनिज, लवण नहीं होते हैं। इसमें एंद्रित पदार्थ जो है और नाइट्रोजन नहीं होते हैं। जल आग को बुझाता है। स्थिर ताप पर जल में उपस्थित H यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड OH आयनों के सांद्रण का गुणनफल स्थिर होता है और यह जल का आयनिक गुणनफल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? यहाँ पे इतना दिया गया है और बताना है कि कौन सा शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो ऊपर लिखित वस्तुएं शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आती हैं। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO और पारा। ठीक, ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ है यहाँ पे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। ठीक है, क्या बोल रहा है, विलयन की पहचान करें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समुद्री जल और सोडा जल। समुद्री जल और सोडा जल जो है यहाँ पे विलयन है। ठीक है, उसके बाद 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9वां क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग। नौवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। ठीक, तो नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन या डी स्टार्च विलयन, कौन जो है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो दूध, क्योंकि यह कोलाइडी विलयन है। कौन सा करेगा? दूध। ऑप्शन नंबर बी जो है दूध, यह जो है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा क्योंकि यह क्या, एक कोलाइडी विलयन है। ठीक, 10वां क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। तत्व, यौगिक और मिश्रण, कौन कौन सा तत्व है, कौन कौन सा यौगिक है, कौन कौन सा मिश्रण है, सबके लिखना है। तो तत्व, सोडियम तत्व है, चांदी तत्व है, टीन तत्व है और सिलिकॉन। ये क्या है, एक तत्व है, तो इसको हम अलग कर दिए। यौगिक को अलग करना है। यौगिक मतलब क्या, कंपाउंड मतलब क्या, कि जो है दो चीज़ जो है वो मिल जाएगा। जैसे कि सोडियम एक अलग है, एक तत्व है, और क्लोरीन एक अलग तत्व है, दोनों को मिला देंगे तो वो क्या हो जाए, यौगिक। तो कैल्शियम कार्बोनेट, दो चीज़ को मिलाने पर एक फार्मूला जब बनेगा तब उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एक यौगिक है। मिश्रण, मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, साबुन, रक्त, ये सब क्या है, एक मिश्रण है। क्या है, एक मिश्रण है। ठीक, अगला लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, लास्ट नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, खाना पकाना या भोजन का पाचन। फिर और दिया गया है जल से बर्फ बनना, मोमबत्ती की जलना। कौन कौन सा जो है वो एक कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं वो लिखना है। तो पौधों की वृद्धि, यह क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन, मोमबत्ती की जलना, ये सब क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। आज हम लोग क्या देखें, अभ्यास के सभी प्रश्नों को जो है हम लोग जो है वो सॉल्व किए हैं। ठीक है, अभ्यास के सभी प्रश्नों को हम लोग क्या किए, सॉल्व किए, बहुत अच्छी तरीक़ा से हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ में, परमाणु और अणु वाला में। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।